वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान। सबसे पहले मसाइल की बात करेंगे कि अवाम के मसाइल, ख़ासतौर पर कराची के अवाम के मसाइल कौन हल करेगा, कब हल करेगा। जिन्होंने हल करने थे वो तो जी एक दफ़ा फिर लड़ पड़े। हाँ जी, और वैसे कौन हल करेगा कितना गैर जमहूरी सवाल है, और मीडिया को ये गैर जमहूरी सवाल मुसलसल करना पड़ता है, इसलिए कि जमहूरियत की दावेदार तमाम जमातें जो है वो इस जमहूरी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। सबको है, बताता कोई नहीं है। कोई नहीं बताता। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वीडियो खेलने लग पड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली जैदी की लड़ाई की कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी की नोकझोंक की रिकॉर्डिंग का दावा कर दिया, जबकि वफाकी वज़ीर अली जैदी ने कहा है कि कल का इंतज़ार क्यों, वीडियो है तो आज ही सामने लाएं। अली जैदी क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बातें सुन लेते हैं कि आपस में कहना। मैंने सुना है कि किसी वजीर ने यह कहा है कि जी उनके पास कोई बड़ी वीडियो मौजूद है कि अंदर कमरे में क्या हुआ। मुराद शाह साहब के साथ बिस्मिल्लाह करें, कल का इंतजार ना करें, आज जरा दिखा के वायरल कर देना ताकि लोगों को पता चले कि क्या कहता था कि मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मैं तुम्हें जवाब देनी हूँ। मुराद अली शाह सीएम साहब, आपसे तो जवाब हम लेके छोड़ेंगे। करप्शन का भी, जो आपने पेंशन के अंदर करप्शन की है दादू में, उसका भी, जो आपके ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं उनका भी, हर करप्शन का मैं आपसे जवाब लूंगा। बिल्कुल ठीक है, आप जवाब लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं वजीर आजम को भी जवाब देनी हूँ। वो क्या कह, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। ना वज़ीर आज़म को मुझे इलेक्ट सूबाई असम्बली से नहीं किया, मैं सूबाई असम्बली को जवाबदेह हूँ और मैं उनको जवाब दूँ। हम एक रिस्पॉन्सिबल सूबाई हुकूमत है, हम इतना रैश किस्म की हरकतें नहीं करते कि कॉन्फिडेंशियल लेटर एक ट्वीट के जरिए दे दिए। जब उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से बात होगी। बिल्कुल सही। सो ये कहना था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। उन्होंने कहा है कि हम जो है मैं सिंध असम्बली को जवाबदेह हूँ, वज़ीर आज़म को जवाबदेही जो है वो है ही नहीं मेरे उसमें। सो इस हवाले से बातचीत करेंगे जो तमाम मामला चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब जो कि नॉमिनेटेड हैं एज अपोजिशन लीडर भी, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा कराची कमेटी में जो मामला वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर अली जैदी के दरमियान हुआ, ये अफसोसनाक है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लोग वीडियो क्यों खेल रहे हैं? इस मामला से ज़्यादा अवाम की तशवीश में इजाफा नहीं होगा? जो मसाइल हैं असल उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और फिर उसके बाद इस तरह की वीडियो सामने आना, इससे तो यही तासुर जाएगा कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे के साथ मुसलसल लड़ाई में मसरूफ़ है। देखिए, लड़ाई अगर है तो हुई क्यों? लड़ाई उन असल इश्यूज़ की वजह से हुई, चूँकि अली जैदी साहब भी कराची से MNA हैं। तो उन्होंने कहा कि जी गुज़िश्ता 5 माह से आपको बड़ा शौक था PCIC का कप्तान बनने का। उस वक्त तय हुआ था 5 महीने पहले कि सिंध के जो SBCA है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर बोर्ड्स हैं, इनको डिवॉल्व किया जाएगा डिवीजन लेवल पर। मतलब हम नहीं कहते कि सिर्फ कराची को, हम कहते हैं लाड़काना डिवीजन का अलग बनाए, नवाब शाह का अलग बनाए, हैदराबाद का अलग बनाए, मीरपुर खास का अलग बनाए। अब कचरे को भी वज़ीर आला अपने घर में बैठ के देखेगा कि मीरपुर खास की कौन सी गली में कचरा है। ये उन्होंने कमिट किया था कि हाँ जी इनको इदारों को डिवॉल्व किया जाएगा, चूंकि ये वो थे, इनको सेंट्रलाइज कर लिया था इन्होंने सिर्फ माल पानी इकट्ठा करने के लिए। और आपको पता है कि SBCA से किस अंदाज से ये लोग एक पैसा इकट्ठा करते हैं। मंजूर काका का स्कैंडल सुना होगा, और इन्होंने कमिट किया था। अच्छा, हर मीटिंग में जाते थे वो कहते मैं कर रहा हूँ, जैसे 13 साल में सिंध को तरक्की दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप बताइए कब कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इसको आप मिनट का हिस्सा बना दें। कहा मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ। बात यह है कि जो आपने फरमाया बिल्कुल सही कहा कि हमने तो, चूंकि हम देखते हैं इस शहर की उन्होंने कचरा कुंडी बना दिया है, यहाँ तबाह बर्बाद कर, गंदगी, फुजला, गटर, पानी, सब मसाइल है, उसको जवाब दे उन्होंने मना कर दिया। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज आंसरेबल। कौन कहता है जवाब दे नहीं है? और उसके बाद अली जैदी साहब ने बात की तो अवाम की बात की थी ना जी। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मुझे आप मिनिस्टर हूँ, मुझे प्रोटोकॉल के लिए गाड़ी आपने क्यों नहीं भिजवा दी, मेरा आपने ख्याल क्यों नहीं किया। वो अवामी बात कर रहे थे कि जी आप बताइए ये गटर, ये पानी, ये लोकल इश्यूज, ये कब आप डिवॉल्व करके डिवीजनल लेवल पर ला रहे हैं ताकि लोगों के मसले हल हो। अवाम के मसाइल के ऊपर इन्होंने एरोगेंस। अच्छा, बात यह है कि कुछ लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, वो एरोगेंट भी होते हैं, लेकिन ये ऐसा बेईमान आदमी है जो बेईमान भी और एरोगेंट भी है। वज़ीर आला साहब जो है, मतलब सिंध की करप्शन के पीछे खजाने की कुंजी 13 साल से वज़ीर आला के हाथ में, सिंध को तबाह बर्बाद करने में इस शख्स का, इन वज़ीर आला साहब का हाथ है। और ये कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म को जवाबदेह नहीं हूँ। अरे क्या शाह साहब, ये कोई रियासत सिंध है? ये आपकी कोई महाराजा सिंध है? आपकी कोई अपनी बादशाहत है? आपकी जरदारों की हुकूमत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये एक फेडरेशन है, एक सूबा है।
बिल्कुल ठीक है। अलीम आदिल शेख साहब, जवाब दे, वो तो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, खैर उसको आईनी मामले को एक तरफ रहने दें, जवाब दे अगर वो वज़ीर आज़म साहब को हैं तो वज़ीर आज़म साहब को कौन रोक रहा है? कराची जाएं, कराची जाके वज़ीर आला सिंध से पूछें क्यों आप जवाब दे नहीं है। लाहौर आते हैं वज़ीर आज़म साहब, कराची का इतना बड़ा मसला है। अब मसला ये नहीं है कि आपस में तकरार हो रही है, मसला ये है कि कराची प्लान का कुछ नहीं बनेगा, फिर से वही मामलात रहेंगे जो पहले रहे थे। वज़ीर आज़म जाएं, जाके पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को कराची जाने से कौन रोक रहा है? ये बताइए कि ये अली जैदी अपनी हैसियत में नहीं थे। अली जैदी और असद उमर साहब और अमीनुल हक साहब ये वफाक के नुमाइंदे हैं। उस पीसीआई में ये फेडरेशन के, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पे वहाँ मौजूद हैं, जो कि एक एग्रीमेंट के तहत जिनको इस कमेटी में शामिल किया गया, तो अल्टीमेटली वो वज़ीर आज़म के नुमाइंदे हैं और वो वहाँ जाकर पूछ रहे हैं। और आप फिक्र ना कीजिए, जो इनके लग ये रहा है कि अब आप देखिएगा कि मजबूरी है सिंध के अवाम को, हमें इस हुकूमत से, इस करप्ट हुकूमत से हमें जान छुड़वानी पड़ेगी। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस दिन एक इशारे की जरूरत है वज़ीर आज़म की, हम नो कॉन्फिडेंस भी वज़ीर आला के खिलाफ ला सकते हैं और इंशाल्लाह इससे निजात दिला सकते हैं। हमें एक इशारा चाहिए सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का कि सिंध के MPs, सिंध के सपोर्ट वो चाहते हैं। इनके जो बैक बेंचर्स हैं, इनके को 50 से ज्यादा बैक बेंचर जिनको कुछ नहीं मिला MPs, वो भी कहते हैं कि जी इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए। एक 8-10 लोगों की माफिया है जिन्होंने मिनिस्टर्स हैं, वो एक मिनिस्टर को 4-4 मिनिस्ट्री नॉन इलेक्टेड लोग बिठाए हुए हैं। तो इस वक्त सिंध में, मैं आपको पहली दफा ये बात आपके सामने ही कर रहा हूँ, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी थी कि जिस दिन वज़ीर आज़म हमें एक इशारा दे, हम नो कॉन्फिडेंस की मूव में वज़ीर आला साहब के खिलाफ ला सकते हैं। नंबर्स हैं आपके पास, आप समझते हैं कि कर लेंगे? और दूसरी बात, इसका ताल्लुक जो है वो बिलावल भुट्टो की उस बात से कितना है कि हम नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो लेके आते हैं, इन हाउस तब्दीली जो है उसकी बात करते हैं, वज़ीर आज़म का इशारा कहीं उस इशारे से मशरूत तो नहीं है? नहीं जी, वज़ीर आज़म का इशारा अपनी टीम को है। वज़ीर आज़म जब चाहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स पूरे से ज़्यादा हैं, हम इनको सबक सिखा सकते हैं, चूँकि इनको हम सिंध को तबाह बर्बाद करने नहीं देंगे। आज देखिए ना सिंध का इन्होंने हशर क्या कर दिया है। आज ये बात करते हैं पेंशन के पैसों में इन्होंने चोरी की हुई है। पेंशन, इनका फ्रंटमैन जो है वो पूरे इनके अपने घर के लोग, अच्छा एक तो इनका आधा खानदान इनके चोरी के अंदर लगा हुआ है। पेंशन के पैसों में चोरी इन्होंने की है। VR लेने के बाद अफसरान को, इनका एक बहनोई का बहनोई है सरदार शाह, उसने नवाब शाह के लाइनिंग एक प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें रोडी कैनाल लाइनिंग, उसमें 8 अरब का प्रोजेक्ट था, 1 अरब रुपए की VR की। 1 अरब की VR करने के बाद दोबारा प्रमोट होने के बाद उसी जगह का चीफ इंजीनियर लग गया है। मतलब कहते हैं ना, साईं तो साईं की करप्शन भी साईं के अंदाज भी साईं की एरोगेंस भी साईं की बदमाशी भी साईं के नखरे भी साईं। बात है कि वही इनका बहनोई सरदार शाह वो। और अभी तो आप देखिएगा, मतलब एक लंबी फहरिस्त है इनकी। और मैं कहना चाहता हूं कि इनको ये जो कहते हैं कि जवाब दे मैं नहीं हूं, तो मैं बताना चाहता हूं वज़ीर आला साहब, आप जवाबदेह हैं। हजारों अरब टैक्स पेयर का पैसा हर साल आपको मिलता था NFC में, जो कि 13 साल में हजारों अरब हो चुका है। इसका हिसाब अल्टीमेटली आपको कौम के लिए ये वज़ीर आज़म ही लेके देगा। अगर आप समझते हैं, आप अगर अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि आपसे कोई नहीं पूछ सकता, तो आपसे पूछ सकता है। अलीम आदिल शेख साहब, वो खत कॉन्फिडेंशियल थे, उनको पब्लिक करने की जरूरत क्या थी? इतना मामला आगे ना बढ़ता, क्योंकि मसला तो ये था कि कराची का किसी तरह से मसला हल हो जाए। असद उमर साहब भी वहां पर मौजूद होते हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है, वो काफी आराम से बात कर रहे होते हैं, आराम से बातचीत कर ली जाए ताकि कोई मसला हल कर लिया जाए कराची का। अली जैदी साहब को तब्दील करके कोई और नुमाइंदा वहां पर रख दिया जाए ताकि बात तो आगे चले। कराची वाले ये नहीं चाहते कि नोक झोंक होती रहे, वो तो ये चाहते हैं कि मसला हल कर दे भाई, कोई शख्स कर दे। मतलब ये कि अगर कोई शख्स सूबे के मसाइल के लिए, शहर के मसाइल के लिए इन करप्ट माफिया की आंखों में आंखें डालकर बात करे, तो उसको हटा दो। मतलब है कि मेरा ख्याल है फिर उसको हटा देते हैं और यहाँ टप्पी को लाके रख देते हैं। अली जैदी को निकाल के टप्पी को, जो आजकल मफरूर है यहाँ से दुबई गया हुआ है, उसको बैठाते हैं। मेरा ख्याल है और जितने इनके लोग, अनवर मजीद को बना देते हैं। मेरा ख्याल है PTI अनवर मजीद को, नहीं ना, वो हमसे भी, वो मुझसे तो सबसे पहले ही कहेंगे इसको तो आना ही नहीं चाहिए। मतलब PTI का अली जैदी मीन्स PTI। बात ये है कि इनको मेरे अनवर मजीद, टप्पी और ये सब पे मिलकर एक हम वो बना देते हैं, वो लोग वफाक के नुमाइंदे बनाते हैं ताकि ये लोग मिला के काम का कार्रवाई डाल दें। ऐसा नहीं होता है, मतलब इनकी मर्जी नहीं चलेगी। इंशाल्लाह सिंध को हमने ठीक करना है। और दूसरी बात, आखिरी बात, इन्होंने कहा कि जी सिंध असम्बली को जवाब दे हूँ, तो इंशाल्लाह घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। इंशाल्लाह सिंध असम्बली में
इंशाअल्लाह सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध को सिंध में की जाने वाली करप्शन का, ज्यादती का, एक एक टके का, एक एक रुपए का हिसाब हम लेंगे सिंध असम्बली में। हमारी 69 लोगों की अपोजिशन है और इनको लग पता जाएगा कि सिंध असम्बली आपसे जवाब लेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हलीम आदिल नहीं शेख छोड़ साहब। सकते। ठीक है सर, 2 पॉइंट्स। नंबर 1 तो ये, जैसे आपने खुद कहा, इसका मतलब है कि पीटीआई का ये पॉलिसी है कि गुड कॉप बैड कॉप। धीमे मिजाज के असद उमर साहब मौजूद होंगे तो साथ एक, जिसे कहना चाहिए ना, हॉकिश अली जैदी भी मौजूद होंगे ताकि वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये आपकी पार्टी पॉलिसी है जिसके मुताबिक आप डील कर रहे हैं। ये अचानक इत्तफाकन नहीं हो जाती है मुँह मारी, इसका मतलब है कि ये प्लान सारा कुछ होता है। नंबर 2 सर, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है कि अगर 18वीं तरमीम ने सूबाई इख्तियारात दिए तो उसके मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात भी ज़रूरी थे, तो अगर इस चीज़ को इन्फोर्स कर ले रहे कि बल्दियाती इंतखाबात सिंध में कराए जाएँ तो वो कहेंगे आप करवाएं, पहले पंजाब में कराएं, आप क्यों नहीं कराते। तो मसलों का हल तो उसी वक्त होगा जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इख्तियारात की मुंतकिली निचली सतह पर होगी और वहाँ पर काम हो सकेगा। वो तो आप भी नहीं कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी नहीं कर रही, तो फिर सिंध से क्या मुतालबा करते हैं? दो बातें। पहले तो हमको माफिया नहीं है, माफियाज के अंदर होता है गुड कॉप बैड कॉप, प्लानिंग, तुमने क्या करना है, तुमने कैसे जाना है, तुमने क्या बात करनी है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़े खुले डुले लोग हैं हम। हमारे यहाँ कैबिनेट के अंदर भी इसी तरीके से डिस्कशन होती है, वहाँ भी इतनी गर्मी होती है इशूज के ऊपर आपस में। मतलब ये वो पार्टी नहीं है कि जी किसी ने मुंह खोल दिया तो भाई उसको बोरी में बंद कर दो या उसको निकाल दो, उसको हटा दो, उसको जला दो, उसको ऐसा नहीं है। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम आज़ाद लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुलाम नहीं है किसी के। हम आज़ाद लोग हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर से भी इश्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं और वो सुनते हैं। इनके यहाँ बुरा लग जाता है कि अगर कोई बात इनसे सवाल कर ले, ये जवाबदेह हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, हम अवाम के खातिम हैं, तो ये कैसे जवाबदेह नहीं है? तो जवाब देना पड़ेगा। हम सिंध के रहने वाले हैं, हमें इनसे जवाब, एक एक टके का भी हम हिसाब, जवाब भी देना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने की, देखिए ये एक प्रॉब्लम था कि हमारा सेंसस की वजह से डिलिमिटेशन नहीं हो पा रही थी। डिलिमिटेशन ना होने की वजह से लोकल गवर्नमेंट के इशू, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह डिलिमिटेशन का एक बैड टेस्ट के साथ हमने उसको इसलिए कराया कि फौरी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में इंशाल्लाह पंजाब में हम इनसे पहले बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रहे हैं। जैसे डिलिमिटेशन होती है, आपको पता है कि आईनी प्रॉब्लम था उसके अंदर, विदाउट डिलिमिटेशन, विदाउट द सेंसस अप्रूवल के बगैर डिलिमिटेशन नहीं थी। अब डिलिमिटेशन हो जाएगी, हल्का बंदियां हो जाएंगी और इंशाल्लाह सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात हम करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अगर मेयर आ भी जाए ना, उसके इख्तियार इन्होंने छीने हुए। समझने की बात है, सिंध में अगर मेयर्स आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आ जाए, उनके इख्तियारात सारे, मटर गटर भी साफ कराना है तो वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एसबीसी सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कूड़ा करकट कचरा जो कि हमेशा जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का काम होता है वो सब सिंध हुकूमत के काम करता है। ये सब बिलावल हाउस और सीएम हाउस के अंदर इनके हिसाब किताब होते हैं, कचरे के, गटर हलीम आदिल शेख साहब, कराची के अवाम को सिर्फ इतना बता दें कि अब वो किस पर नजर रखें, इस कमेटी के ऊपर नजर रखें जिसमें लड़ाई हो रही है, या फिर इंतजार करें कि हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर बनने वाले हैं, उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा, वजीर आला तब्दील हो जाएगा, किस चीज का इंतजार करें दोनों में से? देखिए जी, कराची के लोगों को इंतजार की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड के ऊपर काम पहले ही हो रहा है, पीडब्ल्यूडी के थ्रू हमारे काम हो रहे हैं, वैसे एसआईडीसीएल के थ्रू काम हो रहे हैं। इसके ऊपर K4 वगैरह सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं, K4 का है, KCR का है, मास ट्रांजिट का है, नालों की सफाई के सारे बड़े काम स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे एंड का जो 700 तकरीबन 30 अरब रुपए के जो हमारे एंड के काम है प्रोजेक्ट्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अब ये रुकावट ना डालें। और मैं कहता हूँ अगर इन्होंने रुकावट डाली ना, सिंध के अवाम के साथ मिलकर उठा के फेंक देंगे इनको। अगर इन्होंने इस सूबे की तरक्की में अपनी 18वीं तरमीम को बीच में लाकर रुकावट डाली तो हम सूबे की अवाम के साथ इकट्ठा करके इनको वज़ीर आला हाउस से उठा के इनको किसी कूड़ेदान के अंदर फेंक देंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा हाल नहीं छोड़ेंगे इनको। समझते क्या है ये अपने आप को, ये अपना 13 साल में अगर इन्होंने माल बना लिया तो ये क्या सबको खरीद सकते हैं, सबको धमका सकते हैं, सबको डरा सकते हैं? ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह इनसे दो हाथ करेंगे और इनको बेनकाब करेंगे पूरी कौम के सामने इंशाल्लाह। सिर्फ लास्ट पॉइंट बता दीजिएगा, जो आप कह रहे हैं नंबर्स पूरे हैं तो उसके लिए कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं जिनसे दरपर्दा आपके राब्ते हैं और आप समझते हैं कि वो आपका साथ देंगे इस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में? लाजमी बात है कि हमें 69, वी नीड 85 जी, तो लाजमी बात है। मैं बता रहा हूँ 50 से ज्यादा लोग हैं जो इनसे तंग हैं। वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। लाजमी बात है, उनकी मेजॉरिटी उनकी है जो इनको साथ, क्योंकि अब इनकी लड़ाई हो चुकी है। मुराद अली शाह नैब के रेफरेंसेस आना शुरू हो गए हैं, वो भी खौफनाक किस्म के हैं, जिसके अंदर वादा माफ गवाह भी हैं और इनका पूरा खानदान उसमें है। बात यह कि वादा माफ गवाह मिल रहे, 120 वादा माफ गवाह हैं इसके अंदर, 7-8 रेफरेंसेस और हैं।
उनका फिर लग गई है कि जी कौन बनेगा। नासिर शाह साहब पहले बन रहे थे, अवैस शाह बन रहे थे, फरियाल तालपुर साहिबा बन रही थी, अब एक और आ गया, कासिम सुमरो भी एक उम्मीदवार आ गया। तो 7, 8, 10 तो उम्मीदवार बन गए वजीर आला के कि जी वो नहीं जैसे गिद्ध बैठे होते हैं, जानवर को मर रहा होता है तो दरख्तों पे बैठे होते हैं, जैसे गिरे छापा मारे, तो ये कुछ गिद्धों की तरह इनके उम्मीदवार बैठ गए। तो वो सारे गिद्ध और वजीर, ये एक टीम अलग रहेगी, लेकिन बहुत सारे पीपल पार्टी के अच्छे लोग हैं जो कि मेजोरिटी है, 51% हैं जो इस गंदे निजाम से अलहदगी चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये तो धमकियां ही देते रहेंगे और हमें इंशाल्लाह हम वो कर जाएंगे, चूंकि हम डरने वाले नहीं है। ना हमारे कप्तान ने हमें डरना सिखाया, ना भागना सिखाया, ना दौड़ना सिखाया, ना किसी की धमकी में आना सिखाया। इंशाल्लाह आप देखिएगा ये हम बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि हम वी मीन इट। और जो कहा है ना कि आई एम नॉट आंसरेबल, यू आर आंसरेबल वज़ीर आला साहब, यू आर आंसरेबल। ठीक है, जवाब दें। बहुत शुक्रिया आपका हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया। आप सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे तो कराची वालों को समझ लग गई होगी कि क्या होने जा रहा है। इंतजार करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, बड़े नंबर चाहिए। सिर्फ कराची वालों को तो नहीं लगी होगी समझ, तो और बहुत सारे लोगों को भी लगी होगी, लेकिन इट्स अ टॉल क्लेम जो कह रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब। अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की बात बिलावल भुट्टो ने की तो जितनी वो अचंभे की बात लगी थी कि ये कैसे हो जाएगा, तो उतनी ही ये भी अचंभे की बात है कि अच्छा तो फिर ये कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर वो हो सकता है तो नंबर्स का फर्क उसको हम देंगे ना। तो खैर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ हमारे साथ राब्ते में है पीपल्स पार्टी के बड़े लोग। खैर आने वाले वक्त में ये भी देख लेंगे। कुछ जिक्र जनूबी पंजाब का कर लेते हैं फरा, कि वहाँ पर जो है ना राजनपुर पसमानदगी का शिकार है। और पसमानदगी का शिकार होने की हालत आप ये देख लें कि वहाँ पर बच्चों के लिए तालीम की बात की जाती है, लेकिन आला तालीम से महरूम मकामी तलबा के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी का क़याम एक ख्वाब बनकर रह गया। और ये किसी छोटे से इलाके की बात नहीं हो रही। राजनपुर जो है ये जनूबी पंजाब की एक तहसील है, जो ज़िला है। जो लोग ज़िला का स्टेटस जानते हैं उनको मालूम है कि कितना बड़ा रकबा होता है। यहाँ से बहुत सारे नुमाइंदगान जो हैं वो असेंबलीज़ में पहुँचे हैं। निगरान वज़ीर आज़म भी इस इलाके से रहे हैं और यकीनी तौर पे इन सब लोगों ने या तो आवाज़ उठाई होगी, कोशिश की होगी। लेकिन राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाई गई है ना, कैंपस, यानी आप ये समझे। मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने पूछा कि क्या ख़वातीन की यूनिवर्सिटी नहीं है। ये वही वाला सवाल था जैसे वो फ्रांस की मलका ने कहा रोटी नहीं है तो केक खा लें। तो मैंने कहा ख़वातीन की यूनिवर्सिटी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी, सिर्फ ख़वातीन नहीं, यहाँ पे लड़कों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, तो लड़कियों का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होगा। वो तो हम बाद में सोचेंगे, वो तो हम बाद में सोचने की कोशिश करेंगे अगर हमें वक्त मिला तो। यानी इस पूरे जिला के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन करना हो तो उन्हें जिला से बाहर जाना पड़ता है। तो अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पे फिर तालीम क्या सूरत हाल जो है वो क्या होगी। शहजाद मंजूर से जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल। साथ बताइए तलबा को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्यों यूनिवर्सिटी या कोई कैंपस नहीं खोला जा सका। हाँ जी बिल्कुल, 23 लाख से ज़्यादा की आबादी पर मुश्तमिल जनूबी पंजाब का आखिरी पसमानदा तरीन ज़िला राजनपुर, जिसे सिंध और बलूचिस्तान के बार्डर्स भी लगते हैं, आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में जो है यूनिवर्सिटी जैसी नेमत से महरूम है। यहाँ के तलबा जो है परेशान हाल है। आला तालीम हासिल करने के लिए तलबा को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुआशी तौर पर कमज़ोर तलबा जो है बड़े शहरों में अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर FAFSC तक की क्लासें सिर्फ लगाई जाती हैं। राजनपुर में यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो यहाँ के तलबा का जो है दिरेना मसला है। हमें हर 2 अतराफ में जो है 200 किलोमीटर का सफ़र करके बच्चे और बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज़ और कैंपस की हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इसके ना होने की वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है, बाहर की सिटीज़ में जाना पड़ता है, लाहौर जैसे इस्लामाबाद हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे मकामी कल्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ की ख़वातीन जो है 90% ख़वातीन अपनी तालीम जो है जारी रखने के लिए बड़े शहरों में नहीं जाती, जिसकी वजह से यहाँ के तलबा जो है परेशान हाल दिखाई देते हैं। ताहम मुतअद्दिद बार जो है हुकूमत पंजाब से जो है यहाँ के तलबा ने जो है एहतजाज करके मुतालबा किया है कि राजनपुर जैसे पसमानदा ज़िले में यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए, यहाँ पर बनाई जाए यूनिवर्सिटी, ताकि यहाँ के जो तलबा है उनको तालीम जैसी बुनियादी सहूलत मैसर आ सके। बिल्कुल ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम मामला है और उम्मीद करते हैं कि तालीम के लिए कुछ किया जाए। 21वीं सदी है और पाकिस्तान ही में जनूबी पंजाब में ये ज़िला जहाँ पर के पूरे ज़िला में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, कैंपस नहीं है, सब कैंपस नहीं। अब चेक कर लेंगे क्या मामला है। बिल्कुल सही। सो हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू की, जो कपास की फसल की पैदावार के लिहाज से है मुल्क की तारीख का सबसे बुरा साल कह सकते हैं इस साल को हम। गुज़िश्ता साल जो है 83 लाख बेल से कम होकर कपास की पैदावार जो है 55 लाख बेल तक महदूद हो गई है। सिर्फ 38 लाख एकड़ रकबे पर ही कपास काश्त की जा सकी। कपास की फ़ी एकड़ पैदावार का हदफ 23 मन मुकर्रर था, मगर 17 मन फ़ी एकड़ पैदावार भी मुश्किल से हुई। बिल्कुल ऐसी इसी हवाले से बात कर लेते हैं। चेयरमैन कॉटन
जिनर्स फोरम एहसानुल हक साहब हमारे साथ। एहसानुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एहसानुल हक साहब, कपास का ये मामला, ऑर्डर्स तो हमें टेक्सटाइल को बड़े बड़े मिल रहे हैं लेकिन कपास की पैदावार हमारी कम हुई जा रही है, इसकी वजह क्या है? ये इसकी मेजर रीजंस तो जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया था कि पाकिस्तान में जो शुगर केन लॉबी है वो पिछले 10-15 साल से बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पे असरअंदाज हो रही है। और जो हमारे मेजर कॉटन जोन्स थे वो अब शुगर केन जोन्स में चेंज हो चुके हैं। और शुगर केन की बहुत ज़्यादा कास्ट की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी पैदा हो गए हैं, और जो हमारी दीगर क्रॉप्स हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी कॉटन है वो बहुत ज़्यादा उस पर इसका इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन पैदा हो रही है बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहा है। तो जहाँ हमारी जो पर एकड़ यील्ड बहुत ज़्यादा कम हो रही है, वहाँ हमारी पर एकड़ यील्ड की जो हमारी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स मालकान जो है वो लोकल कॉटन बाइंग की बजाय उनका ज़्यादातर जोर जो है वो इस साल इंपोर्ट पे है। दो मेजर रीजंस आई थिंक हैं कि पाकिस्तान में जो कॉटन जोन्स थे उनको शुगर जोन में तब्दील कर दिया गया है, और पाकिस्तान में ज़्यादा शुगर केन की कास्ट की वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज पैदा हो गए हैं। हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बल्कि और हो रहे हैं। तो इस तजवीज़ के आपकी तरफ से कैसे इस मामले को टर्न अराउंड किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान जो कपास पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क था, अब 8वें नंबर तक तो हम आ चुके हैं। अगर यही सूरत हाल रही, 53 अरब रुपए जो है अगर हमने कमाए हैं एक्सपोर्ट से, तो 30 अरब का उसमें से हमें इंपोर्ट बिल पड़ गया है, जो कि हमें कॉटन मंगवानी पड़ी है। ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो क्या तजवीज़ आप देंगे हुकूमत को, किस तरह से इस मामले को बेहतर करें? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले दो चीज़ें बताना चाहूँगा। आप बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त कपास पैदा कर 8वां नंबर, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में कपास पैदा करने वाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4th और 5th नंबर में गैप बहुत ज़्यादा है। अभी ये USDA की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस साल जी पाकिस्तान में इस साल 4.3 मिलियन बेल्स 480 पाउंड्स पैदा होने के चांसेस हैं, जबकि जो हमारा चौथा बड़ा मुल्क ब्राज़ील है वहाँ 12 मिलियन बेल्स पैदा होने जा रही हैं। तो चौथे और पांचवें में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और कॉटन की इंपोर्ट के साथ साथ जो बहुत बड़ा इशू है वो है एडिबल ऑयल का भी है। कपास की कम कास्ट की वजह से हमारा एडिबल ऑयल्स का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी इस साल जो 50-60 लैक्स जहाँ कॉटन की बेल्स इंपोर्ट हो रही है, वहाँ एडिबल ऑयल्स और ऑयल केक दोनों बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट हो रहे हैं। क्या है सर? जी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इसमें ये प्राइम मिनिस्टर से ये अपील है कि वो हंगामी बुनियादों पे पाकिस्तान में जो क्रॉप जोनिंग लॉज हैं उन पे अमल दरामद करवाएं। कॉटन जोन्स जो डिक्लेयर हो चुके हैं जहाँ बाइलाग शुगर केन की काश्त नहीं हो सकती, नई शुगर मिल्स का क्या मामले में नहीं लाया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग शुगर मिल्स हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और पिछले 10 साल में तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। सिर्फ रहीमिया खां में 3-4 नई शुगर मिल्स लगी हैं, और जो पहले से कायम शुगर मिल्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2-2, 3-3 गुना बढ़ाई है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी बहाली का जो मेजर इशू इस वक्त है वो कॉटन है। पाकिस्तान में जो कॉटन जोन्स हैं वहाँ शुगर केन की काश्त पे मुकम्मल बयान होना चाहिए। उससे ये है कि हमारा जहाँ कॉटन की इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, एडिबल ऑयल की इंपोर्ट इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, उससे हमारा लाखों मिलियन एकड़ पानी की बचत भी होगी। बिल्कुल ठीक है। एहसानुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और कपास की पैदावार में जो मसाइल हल हैं वो उन्होंने बताए, और ये भी बताया कि हुकूमत को क्या करना है। मगर जो बेचारा किसान है उससे पूछें तो उसे अमेरिकन सुंडी का भी मसला है, उसको हाइब्रिड बीज का भी मसला है, जिसकी वजह से कपास की वो नहीं लगाना चाहता, उसको नहीं उसका इतना फ़ायदा जो है मिल रहा होता है। जब तक इस तमाम मसले को नहीं देखा जाएगा, हल किया जाएगा, कोई हल निकलेगा नहीं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मैच की बात